नमस्कार विद्यार्थियों। ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र में मैं आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं उसका ताल्लुक है बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र से आधुनिक भारत के इतिहास से। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे विवेचन करूंगा एक ऐसी पूरी प्रक्रिया के बारे में जिसके तहत ही हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मूलतः एक व्यापारिक कंपनी थी और धीरे धीरे अपनी आर्थिक लिप्साओं को पूरा करने के लिए और हिंदुस्तान के उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर पूरी तरीके से नियंत्रण और एकाधिपत्य कायम करने के लिए कंपनी ने अब अपने व्यापारिक मुखौटों को बदल दिया सैनिक मुखौटों में और राजनीतिक मुखौटों में। और इसके तहत कंपनी ने लूट की जो प्रक्रिया और राजनीतिक अधिकार की जो प्रक्रिया 1757 और 1764 में प्लासी और बक्सर के माध्यम से पूरी की, वह प्रक्रिया धीरे धीरे अब विशद स्वरूप लेने लगी। कहने का मतलब है कि विद्यार्थियों, अब मैं आपसे बात करूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्यवादी स्वरूप के बारे में, उसके सैनिक चरित्र और उसके साम्राज्यवादी चरित्र के बारे में। इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा उन तमाम प्रक्रियाओं के बारे में जिनके तहत हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से कंपनी ने पंजाब, अवध, हैदराबाद, झांसी और अन्य तमाम प्रकार की रियासतों को अपने अधिकार में लिया। विद्यार्थियों, ये ब्रिटिश कंपनी का साम्राज्यवादी स्वरूप ही था जिसके तहत उसने अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाने का निश्चय किया। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर अपना नियंत्रण कायम किया। पंजाब, शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत में जब तक था तब तक एक काफ़ी शक्तिशाली था और शेर पंजाब रणजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में जो सेनाएं थी उन सेनाओं के बारे में कहा जाता था कि वह एशिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक मानी जाती थी। पूरी तरीके से अनुशासित सेना और एक ऐसी सेना जिसको यूरोपियन तरीके से प्रशिक्षित किया। रणजीत सिंह को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने पंजाब की अलग अलग बिखरी हुई मिसलों को इकट्ठा करके उन्हें एक साम्राज्य का स्वरूप प्रदान किया। सरदार महासिंह के बेटे और सुकर चकिया मिसल के सरदार रणजीत सिंह ने पंजाब को राजनीतिक एकता प्रदान की। 1840 तक जब तक रणजीत सिंह शक्तिशाली रहे, जब तक रणजीत सिंह सत्ता में रहे, तब तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वे पंजाब की तरफ आंख उठाकर देखें। लेकिन उसके बाद विविध प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ और रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब कई राजनीतिक कुचक्रों और षड्यंत्रों का शिकार हो गया। खालसा दरबार संधावाली सरदारों और डोगरा राजपूतों की गतिविधियों का केंद्र बन गया। लाल सिंह, तेजा सिंह और महारानी जिंदा ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पंजाब के हितों को दांव पे लगा दिया। तो इन तमाम प्रक्रियाओं को समझने से पहले और पंजाब के दोनों युद्धों को, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849, इनको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पंजाब की राजनीतिक परिस्थितियों को और काफ़ी हद तक महाराजा रणजीत सिंह को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है उन राजनीतिक परिस्थितियों को पैदा करने के लिए जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज पंजाब में अपनी गतिविधियों को जमाने में कामयाब हुए। एक्चुअली दो तीन ऐसे मौके थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रणजीत सिंह को कूटनीतिक मोर्चे पर परखना चाहा। महाराजा रणजीत सिंह सैनिक दृष्टि से भले ही शक्तिशाली थे, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर अंग्रेजी दबाव को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। और जब 1809 की अमृतसर की संधि हुई तो अमृतसर की संधि से पहले महाराजा रणजीत सिंह इस स्थिति में थे कि वे अंग्रेजी दबाव को दरकिनार कर दें। एक्चुअली हुआ ये था कि महाराजा रणजीत सिंह अपने विस्तारवादी प्रक्रिया के तहत सतलज के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ की रियासतों पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सतलज के पूर्व की जो रियासतें थी, पटियाला, नाभा और जिंद की रियासतें, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संरक्षण मांगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल ये जांच करने के लिए कि महाराजा रणजीत सिंह हमारे कूटनीतिक चक्रों में कितना उलझते या नहीं, उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह पर दबाव डाला कि सतलज पूर्व की ये रियासतें हमारे संरक्षण में हैं और महाराजा रणजीत सिंह पश्चिम की तरफ अपना विस्तार करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इसलिए बेहतर है कि महाराजा रणजीत सिंह सतलज पूर्व की इन रियासतों के मामले में हस्तक्षेप न दे और महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजी प्रभाव में आ गए। लेकिन यदि वाकई स्थिति पर गौर किया गया तो हमें पाते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह इस स्थिति में थे कि वे इस प्रकार की अंग्रेजी धमकियों को दरकिनार कर देते, लेकिन रणजीत सिंह ने अंग्रेजी
दबाव की स्थिति को गंभीरता से नहीं समझा और वे अंग्रेजों के कूटनीतिक चक्र में आ गए। ठीक इसी प्रकार से महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजी कूटनीति के कारण ही आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान यशवंतराव होलकर, जो कि पंजाब की, जो वहाँ से भागकर पंजाब की तरफ आया था और महाराजा रणजीत सिंह से उसने शरण मांगी थी, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से उलझना बेहतर नहीं समझा और उसको होलकर को शरण देने से मना कर दिया। यह रणजीत सिंह का एक बेहतरीन और उचित कदम कहा जा सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो यह एक उकसाने वाली कार्रवाई होती ईस्ट इंडिया कंपनी को पंजाब में हस्तक्षेप करने के लिए, जो कंपनी महाराजा रणजीत सिंह के रहते हुए नहीं कर पाई। महाराजा रणजीत सिंह के बाद 1840 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो गया और महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी इस विरासत को संभालने में नाकाबिल और असमर्थ साबित हुए। खालसा दरबार कूचक्रों का केंद्र बन गया। संधावालियों दरबारों, संधावालियों सरदारों और डोगरा सरदारों की आपसी खींचातान के बीच में कठपुतली शासक पंजाब की गद्दी पर बैठते रहे और अंत में पंजाब की कमान महाराजा रणजीत सिंह के नाबालिग बेटे दिलीप सिंह और उसकी माता महारानी जिंडा के हाथ में आ गई। महारानी जिंडा की महत्वाकांक्षा, खालसा दरबार के सरदार लाल सिंह की महत्वाकांक्षा, तेजा सिंह की महत्वाकांक्षा, गुलाब सिंह की राजनीतिक गतिविधियां, इन तमाम गतिविधियों के कारण पंजाब की खालसा सेना, जो अपने दौर की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक शुमार की जाती थी, एशियाई ताकतों में उसकी सबसे बड़ी गणना होती थी, वह इस कूचक्रों के कारण पूरी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ सकी और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845-46 में हुआ था, इस युद्ध में सबराऊ की लड़ाई में खालसा सेनाओं को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और लगभग पंजाब का आंशिक विभाजन ही हो गया और एक स्वतंत्र डोगराओं की रियासत जम्मू कश्मीर के नाम से एक अलग रियासत कायम हुई। और 1849 के युद्ध के बाद तो जो डलहौजी, जो उस वक्त का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था और जो किसी भी प्रकार से किसी भी रियासत को हाथ से हड़पने का मौका नहीं जाने देना चाहता था, उसने ये तय किया कि 1849 उसने ये तय किया कि पंजाब के ऊपर सैनिक कार्रवाई करके पंजाब को पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाए। और 1849 के द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद यही हुआ। पंजाब पर पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कायम हो गया। महाराजा दिलीप सिंह को, जो नाबालिग थे, उनको इंग्लैंड भेज दिया गया उनकी बेहतर शिक्षा का बहाना करके, और महारानी जिंदा को नज़रबंद कर दिया गया और इस प्रकार से पूरा पंजाब ब्रिटिश हुकूमत में आ गया। पंजाब की सेनाओं को, शक्तिशाली खालसा सेना थी, उसको ब्रिटिश सेनाओं में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण प्रांत पंजाब, जो कि ब्रिटिश सरकार के हितों का एक बहुत बड़ा जरिया बना, ये ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आया। विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको संक्षेप में मोटे तौर पर एक पूरी आउटलाइन बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से महाराजा रणजीत सिंह के समय में वे परिस्थितियाँ पैदा हुई जिससे कि अंग्रेज पंजाब में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित हुए, चाहे वो सिंध से गुजरने का मामला हो या 1809 की अमृतसर संधि का मामला हो। इन तमाम जरियों के द्वारा अंग्रेजों ने पंजाब में अपनी राजनीतिक स्थिति को जमाने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की और महाराजा रणजीत सिंह के, शक्तिशाली शेर पंजाब रणजीत सिंह के जीवित रहते कंपनी पंजाब में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं कर पाई। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके कमज़ोर उत्तराधिकारियों के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का अवसर मिल गया। तो मैंने इस पूरी प्रक्रिया को आपको मुख्य बिंदु के द्वारा समझाने की कोशिश की। विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से ये आपका टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस टॉपिक को 2-3 भागों में बांटूंगा। पहली बात यह कि पहले चरण में हम ये देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पंजाब में आगमन, पंजाब में प्रवेश के समय में पंजाब की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार थी, महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध किस प्रकार थे, और महाराजा रणजीत सिंह के बाद में कंपनी ने किस प्रकार से पंजाब में किन किन राजनीतिक कुचक्रों और हथकंडों के द्वारा अपने साम्राज्य को कायम करने की कोशिश की। इन तमाम प्रक्रिया को आज हमने पार्ट 1 के रूप में देखा, संक्षेप में देखा। कल पार्ट 2 में मैं इन तमाम प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाऊंगा। तब तक आप अध्ययन करते रहिए इन चीज़ों को, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो मेरे से 9928482295 पर बात कीजिए। विद्यार्थियों, आज की कक्षा आपको उन बिंदुओं के बारे में बताने के लिए थी जिनके तहत हम कल इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तब तक मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें और इसके आधार पर अपने नोट्स बनाएं, ताकि आगे जब मैं पार्ट 2
मैं इन चीज़ों को विस्तार से बताऊंगा, तब आप इन चीज़ों को काफ़ी गहराई से समझेंगे और आपको इन चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। जय भारत, जय हिंद।